मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है। वे दोनों एक खड़े पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। रिच पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जीत से काफी खुश होता है, लेकिन उसका गर्लफ्रेंड अभी भी चढ़ाई कर रही होती है। वे रिच को ऊपर खींचने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन रिच का कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि रिच मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहा है। एक बार फिर रिच को आवाज लगाती है, लेकिन इस बार उसकी लाश लटकी मिलती है। उसके इस हालत को देखकर वो काफी डर जाती है। तभी उसे कोई ऊपर खींच रहा होता है। वह डर के मारे उस रस्सी को काटकर वहीं खड़ी हो जाती है। जहां वह खड़ी होती है वहां जगह काफी कम होती है। वह बगल में टंगी दूसरी रस्सी से नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन उसकी पांव फिसल जाती है और सीधे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसे उतनी चोट नहीं आती है। वह उठकर अपनी कार की ओर भागती है। तभी उसकी पैर नुकीली तारों में फंस जाती है, जिससे वह गिर जाती है। फिर क्या, उसे भी रिच की तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मूवी आदमखोर पर बनाई गई है, जिसे अंग्रेजी में कैनिबल कहते हैं। वे जंगलों के बीच में रहते हैं और इंसानों के बीच से अपनी भूख मिटाते हैं। जो कोई जंगल में जाता है वह दोबारा कभी नहीं लौटता। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस फ्लैन नामक एक युवक, जो एक डॉक्टर होता है, एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लंबी ट्रैफिक मिलती है। अगर वह ट्रैफिक खुलने का इंतजार करता तो उसकी इंटरव्यू छूट सकती थी, क्योंकि उसे शाम 7 बजे तक उसे इंटरव्यू में पहुंचना था। फिर वह अपनी गाड़ी को रिवर्स कर लेता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कच्ची सड़क मिलती है। उस सड़क पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक मैकेनिक मिलता है। वह उस सड़क के बारे में पूछता है, ये सड़क कहाँ जाती है, लेकिन वह मैकेनिक उसे कुछ नहीं बताता। क्रिस वहाँ लगे मैप को देख लेता है, जिसमें बताया होता है कि ये रास्ता 20 मील जाने के बाद हाईवे से जुड़ती है। वह अपनी कार को लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह रास्ता 2 भागों में बढ़ जाती है। क्रिस बोर्ड में बताए रास्ते पर चला जाता है। दरअसल आदमखोर ने उस बोर्ड के डायरेक्शन को बदल देता है, ताकि भूले भटके लोग जब भी उस रास्ते में आए तो वे उनकी इलाकों में दाखिल कर जाए। जब क्रिस उस रास्ते में जा रहा होता है तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है। उस एक्सीडेंट में किसी को कोई चोट नहीं आती। क्रिस अपने कार से उतरकर उन लोगों से पूछता है, आप लोग गाड़ी को सड़क के बीच क्यों खड़ी कर रखा है? वे बताते हैं कि हमारी कार की टायरें नुकीली तारों की वजह से कट गई है। दरअसल ये तार उन आदमखोरों ने बिछा रखा था, जिसके कारण वे जंगलों में फंस जाते हैं। उन लोगों के पास कोई मदद नहीं होता। क्रिस 3 लोगों के साथ मदद के लिए निकल जाता है। फ्रैनी और एविन उन लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रैनी क्रिस की कार में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है। उसे कुछ टॉफी मिल जाती है। उधर एविन भी अपनी कार में कुछ खाने के लिए खोज रहा होता है। तभी उसे जंगलों में किसी के होने का अनुभव होता है। वह उसे देखने चला जाता है। इधर फ्रैनी एविन को गायब देख उसे ढूंढने लगती है। जब एविन फ्रैनी को ढूंढ रही होती है तो उसे एविन का कटा हुआ कान मिलता है। उसे देख फ्रैनी काफी डर जाती है। तभी आदमखोर उसे भी लेकर चला जाता है। उधर क्रिस मदद के लिए जा रहा होता है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे घर के बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन उस घर में इस वक्त कोई नहीं होता। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये घर उन्हीं आदमखोर की होती है जो इस वक्त शिकार पर गए होते हैं। क्रिस और उसके साथी घर के अंदर चले जाते हैं। उस घर में उन्हें बहुत सारे गाड़ियों की चाबियां एवं सामानें मिलती है। ये सारे सामान उन्हीं लोगों की होती है जो जंगल में आए लेकिन लौट के वापस कभी नहीं गए। वे लोग जैसे जैसे घर की तलाशी कर रहे थे, उन्हें अजीबोगरीब चीजें मिल रही थी। क्रिस एक रेफ्रिजरेटर को खोलता है। उसे उस रेफ्रिजरेटर में इंसानों के गुर्दे और फेफड़े मिलती है। उधर कार्ली को एक टब में कटा हुआ हाथ मिलता है। वे समझ जाते हैं कि इस घर में रुकना मौत के दावत देने के बराबर है। वे घर से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र उन आदमखोर पर पड़ती है जो शिकार से लौट रहे होते हैं। उनके साथ उनकी गाड़ी भी होती है। अब वे लोग घर के अंदर ही फंस जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छिप जाते हैं। वहीं स्कॉट और कार्ली बाथरूम में बंद हो जाते हैं।
आदमखोर घर के अंदर आते हैं और साथ में 2 लाशें भी लाते हैं। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि जेसी के फ्रेंड की ही होती है। उनमें से एक कैनिबल की बंदूक की गोली उसी बेड के नीचे गिर जाती है जिसके नीचे क्रिस छिपा होता है। क्रिस को कुछ पल के लिए लगा कि अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं, लेकिन उस कैनिबल की नज़र उन पर नहीं पड़ती है। फिर वे उन लाशों को काटने में व्यस्त हो जाते हैं और अपनी भूख मिटाकर सो जाते हैं। क्रिस और जेसी धीरे धीरे बेड के नीचे से निकल जाते हैं। उधर स्कॉट और कार्ली भी बाथरूम के कमरे से निकलते हैं। वे सब शांत अवस्था में मेन गेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे में घंटी की तार लगी होती है। क्रिस उस तार को पकड़ लेता है। वे एक एक कर बाहर निकल जाते हैं। क्रिस अभी भी घंटी की तार को पकड़ा होता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तो एक कैनिबल की आंख खुल जाती है। वे सब वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहुत सारे गाड़ियां मिलती है जो अच्छी हालत में नहीं होती। ये सारी गाड़ियां उन लोगों की होती है जो जंगल में आए जरूर मगर लौट के कभी वापस नहीं गए। लेकिन कैनिबल उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। वे सब वहां मौजूद गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। क्रिस को एक तरकीब सूझती है। वे उन्हीं की गाड़ी से भागना चाहते थे क्योंकि उनकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उनमें से किसी एक को उनका ध्यान भटकाना होता। क्रिस उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी टांगों में गोली खानी पड़ती है। गोली लगने के बाद वह घायल हो जाता है। स्कॉट कार्ली और जेसी को कहता है कि मैं उन लोगों की ध्यान को भटकाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम दोनों क्रिस को लेकर अपनी गाड़ी से भाग जाना, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। स्कॉट उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इधर ये दोनों क्रिस को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को भगाने लगते हैं। स्कॉट उन्हें चकमा देकर गाड़ी के पास पहुंच ही रहा होता है कि उसे एक तीर लग जाती है। देखते ही देखते उसका सीना तीरों से भर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जैसी गाड़ी को भगाने लगती है, उन्हें उस रास्ते में चलते हुए कुछ घंटे बीत जाती है, लेकिन कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है कि वे रास्ता बंद पड़ा मिलता है। गाड़ी से उतरकर वे पैदल ही जाने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देती है। वे उस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं होता। जब वे अपनी नज़र फेरते हैं तो उन्हें दूर दूर तक घना जंगल ही दिखाई देती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखती। कार्ली वहां पड़े हैलोजन को जलाती है। उन्हें एक रेडियो भी मिलती है जो काम कर रही होती है। उस रेडियो के जरिए मदद मांगती है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। क्रिस हैलोजन को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि कैनिबल उन्हें ढूंढते हुए उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। उस समय माहौल बिल्कुल शांत होता है। तभी रेडियो से आवाज़ें आने लगती है। आवाज़ की भनक कैनिबल की कानों में पड़ जाती है। उनमें से एक टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन क्रिस उसे अंदर घुसने नहीं देता। वे टावर के निचले हिस्से को आग लगा देते हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय उस टावर के कूदने के। वे एक एक कर पेड़ों के ऊपर छलांग लगा देते हैं और पेड़ों पर ही छिप जाते हैं, लेकिन एक कैनिबल की नज़र उन पर पड़ जाती है। वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। क्रिस और जेसी सकाओं के जरिए दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं, लेकिन कार्ली अभी भी उसी पेड़ पर छिपी रहती है। कैनिबल की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे वही मार देता है। क्रिस उस कैनिबल को नीचे गिराना चाहता था। वह जेसी को कहता है, तुम उसे यहाँ तक भगा के लाओ, मैं इस शाखा को खींच कर रखता हूँ। जेसी उसे भगाकर लाती है और क्रिस उस शाखा को छोड़ देता है, जिससे वह सीधा नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद वे दोनों पेड़ से उतरकर एक झरने के पास पहुँचते हैं। वे उसी झरने के पास रात बिताते हैं। जब सुबह होती है तो वे जंगलों में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पक्की सड़क दिखती है। क्रिस को लगा अब हम लोग इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये खुशी पल भर के लिए थी क्योंकि कैनिबल उन्हें ढूंढ लेते हैं। क्रिस ढलान के नीचे गिर जाता है। जेसी को एक कैनिबल लेकर चला जाता है। क्रिस को एक गाड़ी आती दिखाई देती है। ये गाड़ी पुलिस की होती है।
पुलिस को देखकर क्रिस चैन की सांस लेता है। वह उसे सब कुछ बता रहा होता है। तभी वह कैनिबल उस ऑफिसर को मार देता है। क्रिस उससे बचकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। कैनिबल उससे खोज रहा होता है। ना मिलने पर वह ऑफिसर की लाश को लेकर चला जाता है। क्रिस भी उस गाड़ी के साथ उसके घर तक पहुंच जाता है। जैसी घर में बंदी होती है, वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वह कैनिबल ऑफिसर की लाश को घर में ले जाकर जेसी के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जेसी को काफ़ी डर लग रही होती है क्योंकि उसकी भी यही हाल होने वाली थी। वह कैनिबल उसकी ओर बढ़ता है। तभी घर के दरवाजे में आग लग जाती है। क्रिस घर के दरवाजे को तोड़ते हुए गाड़ी उस पर चढ़ा देता है। गाड़ी से उतरकर वह दूसरे कैनिबल पर भी हमला कर देता है। वह उसके सीने में एक खंजर मार देता है। फिर वह जेसी के बंधे हाथ पांव को खोलने लगता है। तभी वह कैनिबल जिसे खंजर लगा था उस पर हमला कर देता है। क्रिस उसके हमले से काफ़ी घायल हो जाता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि जेसी उसके सर पर एक तीर चला देती है। वह क्रिस को बचा लेती है। तभी वहाँ एक और कैनिबल आकर उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। ये वही कैनिबल होता है जिसे क्रिस ने उसे पेड़ से गिराया था, लेकिन वे दोनों मिलकर उसे भी मार देता है। उन्हें मारने से मुसीबत खत्म नहीं होती है क्योंकि वे सारे कैनिबल फिर से जिंदा होने लगते हैं। क्रिस वहाँ पड़े बंदूक को उठा लेता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली होती है। वह उसे घर के बाहर पड़ी RDX पर चला देता है, जिससे सारा घर जल जाता है। फिर वे दोनों उन्हीं के गाड़ी से निकल जाते हैं। क्रिस गाड़ी को उसी मैकेनिक के पास रोकता है और गाड़ी से उतरकर वहां लगे मैप को फाड़ देता है ताकि लोग इस रास्ते पर न जाए। वह मैकेनिक भी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि क्रिस इकलौता इंसान था जो उस जंगल से वापस आया था। फिर वे दोनों चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि ये मूवी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं मूवी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।